चलिए डियर स्टूडेंट, देख बोलिए। कल आप लोग का हमने स्टार्ट किया था लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। क्लियर है सबका? यस सर। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। और आज का जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी नोट्स हम आप लोग को भेज चुके हैं। देखो, जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है पुलिस स्टेशन पर, तब शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अन्वेषण या विवेचना। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द एफआईआर जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। देखो, क्राइम के 3 स्टेजेस होते हैं सीआरपीसी में। अपराध के 3 स्तर होते हैं सीआरपीसी में, 4 स्तर होते हैं आईपीसी में। तो देखिए, जो 3 स्टेजेस होते हैं सीआरपीसी में, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं अन्वेषण, सेकंड इंक्वायरी जिसको कहते हैं जांच, थर्ड जिसको कहते हैं ट्रायल। 3 स्टेजेस होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कब होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 157 से, और 157 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 173 सब क्लास 2। 157 से स्टार्ट होगा और 173 के उपखंड 2 तक जाएगा। ये अन्वेषण का रेंज है। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो जो स्टेशन का इंचार्ज होता है, थाने का भार साधक अधिकारी, वो सबसे पहले क्या करता है कि उस जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसका एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है, आईओ, अन्वेषण अधिकारी या विवेचना अधिकारी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो स्वयं भी हो सकता है या अपने थाने से जुड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को बना सकता है। ध्यान रखिएगा, या तो वो खुद बन सकता है और या अपने थाने से जुड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को। आप लोग एक चीज़ बहुत मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, विवेचना अधिकारी, नॉट द बिलो रैंक ऑफ एसआई। कभी भी एसआई रैंक के नीचे का व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होगा। अब एसआई के नीचे कौन होता है? 2, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। कल हमने आप लोग को सीरीज लिखवाया था। देखो, जो जिसको भी आईओ बनाया जाएगा, अब देखिए पूरे मामले में अब हम आईओ बोलेंगे केवल, बार बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप लोग के लिए नहीं बोला जाएगा। तो देखिए, जो आईओ बनाया जाएगा उसको 3rd कॉपी दे दी जाएगी एफआईआर की। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रिंटेड पेज मिलते हैं, छपे छपाए। उसमें बीच में जगह खाली रहती है, उसको दे दिया जाता है। और अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, मेडिकल रिपोर्ट है, मान लीजिए झगड़े हुए हैं, मारपीट हुए हैं, इंजरी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये सब भी उसको दे दिया जाएगा आईओ को। जितनी चीज़ें आईओ को दिया जाएगा उसको आईओ एक फाइल में रखेगा। उस फाइल का नाम होता है केस डायरी, सीडी। देखो, सीडी में क्या क्या होगा। एफआईआर की तीसरी कॉपी, एफआईआर की तीसरी कॉपी, नंबर 2, अगर कोई इंजरी रिपोर्ट है, कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है, वो रहेगी। और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पेजेस मिलेंगे, जो छपे छपाए कागज होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है। और जिस फाइल में वो रखेगा उस फाइल को बोला जाता है केस डायरी, सीडी। अब वो सीडी को लेके आईओ सबसे पहले जाएगा अक्रेंस प्लेस पर जहां पे घटना घटी है, और अगर वहां पर उसको एक्यूज पर्सन मिल जाता है, अभियुक्त व्यक्ति, तो उसको अरेस्ट कर लेगा।
और 24 आवर के अंदर अंदर जो भी वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाता है तो जितना कर पाएगा वो इन्वेस्टिगेशन, और जो ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी है, हमने आप लोग को बताया था कि जो फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल है वो 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो जो ओरिजिनल कॉपी है वो, और जो 24 घंटे के अंदर आईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया है वो पूरा भेज दिया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को? जो आपके थाने के ऊपर जुरिस्डिक्शंस रखता है, जो थाने के ऊपर जुरिस्डिक्शंस रखता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये जो आईओ हैं, अब वो क्या करेंगे? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। जो सीडी केस डायरी है उसमें जो उनको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पेजेस मिले हैं, उस पेजेस में अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले वो धारा 160 का पालन करेंगे, कंप्लायंस द सेक्शन ऑफ 160। 160 में कहा गया है कि जो आईओ हैं वो जो भी उस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहेंगे कि सब लोग मेरे सामने हाजिर हो, सभी लोग मेरे सामने हाजिर हो। लेकिन देखो किनको किनको छूट है। अगर कोई 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है या 65 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति है, बिलो 15 एबव 65, या कोई लेडीज़ है किसी भी उम्र की, या अगर कोई व्यक्ति पागल है, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा। उनके स्टेटमेंट को उनके घर के पर जाकर ही आईओ लिखेगा। ठीक है? और जो बातें अभी हमने आपको बताई है, 15 साल से कम, 65 वर्ष से ऊपर का कोई पुरुष, किसी भी उम्र की महिला, और जो पागल व्यक्ति होते हैं वो, इसको सीआरपीसी की सेक्शन 160 में 2013 में 2013 में संशोधन करके जोड़ा गया है। जो 1973 की सीआरपीसी थी उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। इसको जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा। ये आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। अब इसके बाद ये कहा गया कि जो उस मुकदमे से जुड़े लोग हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा आईओ अपनी केस डायरी में 161 में। देखो कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान से सुनो सब लोग। सबसे पहले जो आईओ है वो जो विक्टिम है, पीड़ित, उसके घर पर जाके उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा या थाने पर बुला के करेगा, जैसे भी कंडीशन होगी। देखो जब किसी के साथ अपराध होता है तो वो बड़ा घबराया हुआ रहता है, और थाने पे जाता है तो कभी कभी घबराहट में उससे कोई नाम गलत निकल जाता है, कोई नाम छूट जाता है, घबराहट में वो थोड़ी बहुत बात बता पाता है। तो अब ये कहा जाता है कि 161 में पूरी बात बताओ। अब आईओ कहता है उस विक्टिम से, पीड़ित से, कि पूरी बात आप बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ उस दिन। देखो विक्टिम को हम लोग बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, अभियोजन। तो जो विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा उसका नाम होगा पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। तो जो विक्टिम है वो अपनी पूरी बात को बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर ये कहा जाएगा कि जो बातें आप बता रहे हो, आपके पास कोई विटनेसेस है, गवाह है। अगर वो विक्टिम कहता है हाँ मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने घटना को देखा है, घटना को सुना है, तो आईओ क्या करेगा? उन लोगों के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करेगा अपने केस डायरी में, और जो उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा उसका नाम होगा पीडब्ल्यू 1,
अगर एक गवाह है, 2 गवाह है तो PW1 PW3 2, 3 है तो PW1 PW2 PW3। तो ये ध्यान रखिएगा PW तो एक ही होगा क्योंकि विक्टिम तो एक ही है। और अगर गवाहों की संख्या 2 तो PW1 PW2। ये हो गया प्रोसिक्यूशन के गवाह और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी। समझ में आया? पल्लवी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ये मत सोचना कि सर 10 बार बता पाएंगे, कोर्स बहुत ज़्यादा है आप लोग का, इसलिए जो पूछना हो आप लोग पूछ लिया करो। विजय क्लियर है? पूजा? यस सर। पूजा जब बोले तो तुरंत पूजा सीधी वाली रेडी हो जाए करो, क्योंकि सीतापुर की पूजा को आता है। पूजा समझ में आया है? अमन? अमन क्लियर हो गया है? जी सर जी। चलिए गरिमा आप बताइए, समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो आगे सुनो ध्यान से। अब जो आईओ है वो जाएगा एक्यूज के पास। देखो अगर एक्यूज ने बेल करा रखी है तो एक्यूज को घर पर जाके उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। जो एक्यूज है वो अपने जो स्टेटमेंट को बोलेगा उसका होगा DW, डिफेंस विटनेसेस, क्योंकि एक्यूज जो है वो अपना बचाव करेगा कि मैंने अपराध नहीं किया, DW। तो जो जो एक्यूज कहेगा उसको IO 161 में केस डायरी में लिख लेगा। एक्यूज से कहा जाएगा कि आप के फेवर में कोई गवाह है, क्या कोई व्यक्ति आपके बचाव में है? वो कहता है हाँ, तो उसको लिखा जाएगा DW1 DW2। जितने भी होंगे, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे 3। और अगर एक्यूज कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ही अपराध किया है, मुझसे गलती हो गया, मैंने ही अपराध किया है, तब क्या होगा? एक्यूज कहता है मुझसे गलती हो गई और मैंने ही अपराध किया है, और मान लीजिए वो अपनी रीजनल भाषा में कहता है दरोगा जी मुझसे गलती हो गई, मैंने अपराध किया है, तो पूजा क्या होगा? विजय क्या होगा? रुको रुको भाई रुको, जिसका नाम ले वो बताएगा। विजय अब क्या होगा? इसने कबूल कर लिया तो इसको अरेस्ट कर लेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद इसने तो अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है, सेंड टू जेल। कौन करेगा? जज साहब करेंगे। देखो एक लॉ की लैंग्वेज है, हम्म। इसको ध्यान से सुन लो। जब कभी कोई एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति, अपने ऊपर लगे चार्जेस को एक्सेप्ट करता है तो उसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कन्फेशन, संस्वीकृति। इसको आप लोग पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहाँ पे देखो ध्यान समझो, आपने विजय सही बताया, बस थोड़ा सा इसको और अच्छा रिफॉर्म कर लो। देखिए जब कभी कोई एक्यूज पर्सन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ से कहता है कि मैंने मुझसे गलती हो गई, मैंने अपराध किया है, तो आईओ की ड्यूटी है कि सबसे पहले उसको ले जाए मजिस्ट्रेट के सामने। देखो ध्यान रखिएगा, पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन लिखने का राइट्स नहीं है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर कोई कन्फेशन लिख भी लिया जाता है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू कुछ नहीं होती, उसका साक्षिक मूल्य कुछ नहीं होता। तो इसीलिए लॉ में पुलिस ऑफिसर्स को मना किया गया है कि आप कभी भी कन्फेशन नहीं लिखोगे।
तो आयोग को कहा गया कि 164 में सीआरपीसी के सेक्शन 164 में केस डायरी में लिखेगा एक्यूज पर्सन कन्फेशन करने के लिए कह रहा है और मैं एक्यूज पर्सन को ले जा रहा हूं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। इस चीज़ को मेंशन कर देगा वो अपने केस डायरी में और फिर एक्यूज पर्सन को ले जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। देखो, जब कभी कोई एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या खुद आता है और वो कन्फेशन करने के लिए कहता है, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक्यूज पर्सन को पहले समझाते हैं। ये सब बातें जो आपको हम बता रहे हैं सब एविडेंस एक्ट में मिलता है पढ़ने को। क्योंकि देखो, जब आप लोग गलती करते हो कोई भी, तो आप लोग अपने धर्म के अनुसार मंदिर मस्जिद जहाँ होता है जाते हो और जो आपके इष्ट देव हैं उनके सामने आप गलती मांग लेते हो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझसे गलती हो गई, दुर्गा जी मुझसे गलती हो गई, हनुमान जी गलती हो गई, माफ़ करो। और लड्डू वड्डू बढ़ा लेते हो, माला ला बढ़ा लेते हो और आप उम्मीद करते हो कि मैंने प्रभु से कह दिया तो मेरी गलती माफ़ हो गई। तो लोग जाते हैं ना मंदिर वगैरह अपने गलतियों को मांगने के लिए। तो देखो, वो माफ़ होती कि नहीं माफ़ होती, इसका लॉ में कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर इसी प्रकार आप न्याय के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं वो भी क्या है, ईश्वर है। किसके ईश्वर है? न्याय के ईश्वर। और कहीं आपने ये सोचा जज साहब के सामने मैं गलती मान लूंगा तो जज साहब मुझे छोड़ देंगे, ये कतई उम्मीद मत करना। अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार कर लिया तो कभी भी जज साहब आपको छोड़ेंगे नहीं। जज साहब को पावर ही नहीं है। तो जो जज साहब है उनको कहा गया कि जब आपके सामने कोई कन्फेशन करने को आए तो आप उसको एक पैराग्राफ पहले पढ़ के सुना देना। जज साहब को बोला गया कि जब आपके सामने कोई कन्फेशन करने आए तो आप उसको एक पैराग्राफ जो 4-5 लाइन का है उसको पढ़ के सुना देना। अब वो क्या है, बड़ा ध्यान से सुनो। देखो, मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि आप बताना कि देखो भाई, जो तुम मेरे सामने अपराध को स्वीकार करने के लिए आए हो तो आप सोच कर समझ कर होश होशो आवास में, यानी कि आप फ्री माइंड होकर सोच कर समझ कर बिना किसी दबाव धमकी के आप मेरे सामने अपराध को स्वीकार करना। क्यों? अगर आपने मेरे सामने अपराध को स्वीकार कर लिया तो मैं आपको केवल दंड ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये समझ लो। ये मजिस्ट्रेट को कहा गया कि आप एक्यूज पर्सन को पहले ये समझा दो। अगर आपके ये समझाने के बाद भी एक्यूज पर्सन कहता है कि नहीं साहब मैंने अपराध किया, तो फिर मजिस्ट्रेट को कहा गया कि आप उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। और देखो ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करता है तो मजिस्ट्रेट उसको दे देता है कन्विक्शन, दोष सिद्धि, और वो व्यक्ति चला जाता है जेल या जुर्माना जो भी मजिस्ट्रेट लगाएगा और मुकदमा खत्म। अब आगे कोई ट्रायल आल नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रायल का उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रायल का उद्देश्य होता है सत्यता को परखना। तो जब आरोपी व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि मैंने अपराध किया है तो किस बात का ट्रायल? समझ में आया सबको ये? अब अगर एक्यूज पर्सन कहता है पुलिस ऑफिसर से कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई गई है, मुझे गलत रूप में फंसा दिया गया है, जो 99.9% आरोपी व्यक्ति कहता है। देखो, आरोपी कभी जल्दी कहता था नहीं कि मैंने अपराध किया है। जैसे आप लोग दैनिक जीवन में झूठ बोलते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैंने झूठ बोला है।
आप लोग अगर अपने घरेलू काम में, समाज में, परिवार में कोई चीज़ झूठ बोल दिए हो तो उसको एक्सेप्ट करते हो कि मैंने झूठ बोला है? बोलो आप लोग। बल्कि अपने झूठ को सच साबित करने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, इतना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताकि आपका झूठ क्या हो जाए? सत्य। वो बहुत रेयर में लोग होते हैं, फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड सर्किल में, जो कह देते हैं हाँ भाई मुझसे गलती हो गई। और जो कह देता है वो बहुत ही महान व्यक्ति। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वो होता है बहुत ही महान व्यक्ति। क्यों? उसने गलती को स्वीकार कर लिया, उसका दिल हल्का हो गया, उसका सर दर्द खत्म हो गया। अगर आप एक झूठ के बदले 2 झूठ, 3 झूठ, 4 झूठ बोले हो सकता है सामने वाला मान जाए कि भाई ठीक है आप झूठ नहीं बोले हो, लेकिन आपका ये खोपड़ी, आपका ये हृदय हल्का होगा क्यों अमन? 100% सर, बोलिए विजय। 100% सर। आप दिन भर टेंशनाइज रहोगे, ये जान लो। क्योंकि जो हम लोग गलती करते, झूठ बोलते हैं, हमको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमको ये मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमको ये भी मालूम है कि एक झूठ को बताने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपको हर समय तंग करता रहेगा। और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ किसी दिन खुलता है कि नहीं खुलता? एक न एक दिन जरूर खुलेगा। तब क्या होगा? इससे बढ़िया क्या है, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो। और जो हम लोग के देश में अंग्रेज लोग रहे 200 साल, 250 साल, उन्होंने तो बहुत आसानी से सिखाया है, सॉरी बोल दो। क्योंकि क्षमा याचना बोलने में बड़ा कष्ट होता है, मुझे माफ कर दो इतना कष्ट होता है बोलने में कि बाप रे बाप। और सॉरी लगता है स्टैंडर्ड रूप में हम गलती मान रहे हैं। जैसे किसी को धन्यवाद कहने में थोड़ा दिक्कत हो, थैंक्स, थैंक यू तो दिन भर निकलता रहता है। तो देखो, लॉ को रिलेट करके पढ़ो अपने जीवन से, तब तो लॉ समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा कोर्स है, थोड़ा सा कोर्स नहीं। अभी तो आपने छोटी ABCD पढ़ना शुरू किया है, अभी बड़ी ABCD पढ़ोगे, फिर आप लोग क्या करो, वर्ड बनाओगे, इसका सेंटेंस बनाओगे, और जब सेंटेंस बनाना सीखोगे तब आप स्पीच देना शुरू करोगे। ये है लॉ। इसको आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ो, समाज से जोड़ो, तब आपको लॉ का फंडा क्लियर होने लगेगा। तो देखो, अगर एक्यूज पर्सन IO से कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, तब IO कहेगा अपना बचाव में आप क्या कहना चाहते हो। तब वो अपने बचाव में कहेगा जो बातें, उसको IO 161 के स्टेटमेंट के तहत केस डायरी में लिख लेगा। और अगर वो कहता है कि मेरे पास गवाह भी हैं, उन गवाहों को भी लिख लेगा। उनका नाम क्या होगा? DW डिफेंस विटनेसेस, DW1, DW2, DW3। जब आप लोग मजिस्ट्रेट बनोगे, APO बनोगे, तो देखोगे आप लोग के सामने जो फाइल आती है केस डायरी, उस पर लिखा रहता है PW, PW1, DW, DW1। तो जनरली स्टूडेंट सोचता है ये क्या है। जजेस अपना जजमेंट देते हैं, किसी भी जज का जजमेंट देखो तो उसमें भी लिखा रहता है PW, DW क्रिमिनल में। तो आज इसको सीख लो। अब देखिए, इसके बाद वो जो एक्यूज पर्सन है उसको तो बेल कराना मस्ट है, बेल कराना मस्ट है। FIR का मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन हर समय कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही IO शुरू करता है, IO को बेल कराना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे ध्यान समझो, दो बातें हैं। जब वो बेल कराएगा, अगर बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध, तब तो मजिस्ट्रेट उसको जमानत दे देगा। ठीक है। अवेलेबल ऑफेंस में जो बेल मिलती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 436 436 में। समस्या आती है नॉन बेलेबल में। देखो जो नॉन बेलेबल है, ये मजिस्ट्रेट की या सेशन जज की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति। वो बेल दे या बेल न दे। अगर बेल दे दिया तब तो एक्यूज पर्सन चला आएगा अपने घर। अगर बेल रिजेक्ट कर देता है तब आती है सेक्शन 167। अगर बेल रिजेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब होता है कि एक्यूज पर्सन जाएगा अब जेल। तो बेल रिजेक्ट के और जेल जाने के बीच में एक सेक्शन आती है 167, जिसको आप लोग बोलचाल में पढ़ते हो रिमांड। रिमांड, इसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो एपीओ के थ्रू, जब आप लोग को एपीओ पढ़ाया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ाया गया है सेक्शन 23-24 में, जिसके भी कोर्ट का मैटर होगा, अगर सेशन जज का है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मजिस्ट्रेट की है तो एपीओ। पुलिस ऑफिसर वो प्राइवेट जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है उससे कहता है कि मुझे रिमांड पर दे दीजिए। किसको? एक्यूज को। जेल मत भेजिए, मुझे बहुत कुछ पूछना है। तो जो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बहुत पूछताछ करनी है, आप इनको जेल ना भेजिए, इनको भेज दीजिए पुलिस के पास। तो देखो, रिमांड देना रिमांड ना देना ये मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति। ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया तो उसको बोलेंगे पुलिस कस्टडी। और ये जो पुलिस कस्टडी होगी वो होगी 15 दिन की। अगर रिमांड रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तब वो चला जाएगा जेल। और जेल में जब जाता है तो उसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। समझ में आ रहा है सबको ना? बहुत ध्यान समझो। अब देखो, जो रिमांड होती है वो मैक्सिमम होती है 15 दिन की। मजिस्ट्रेट 2 दिन की भी दे सकता है, 4 दिन की भी दे सकता है, 10 दिन की भी दे सकता है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं। देखिए, जब 1973 में हम लोग की नई सीआरपीसी लिखी गई थी तो उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की संख्या बहुत कम। उस समय इनको कहा जाता था पीसीएस जे। तो एक एक जिले में 4-4, 5-5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे बस, बड़े बड़े जिलों में। और छोटे में तो एक एक, दो दो। तो ये कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी दिन छुट्टी है, संडे है, और कोई व्यक्ति अरेस्ट होके आता है, बेल रिजेक्ट होती है, तब आपके सीआरपीसी में सेक्शन जो 167 में है, 167 में ये ध्यान रखिएगा, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को भी अधिकार दे दिया गया है कि वो भी रिमांड दे सकते हैं। एसडीएम, एडीएम, डीएम। देखो, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिमांड देते हैं वो मैक्सिमम 7 डेज की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो रिमांड देंगे वो अधिकतम देते हैं 7 दिनों की, मैक्सिमम 7 दिनों की। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देते हैं वो मैक्सिमम 15 दिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब देखो, ये सब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी अन्वेषण चल रहा है, और बीच बीच में ये सब भी चलता रहता है। अब आईओ के पास क्या क्या हो गया? आईओ के पास हो गया पीड़ित व्यक्ति के बयान, पीडब्ल्यू, पीड़ित व्यक्ति के गवाहों के बयान, पीडब्ल्यू 1, आरोपी
एक्यूज के बयान DW, IO के पास हो गया DW1 के बयान, FIR की कॉपी, इंजरी रिपोर्ट, सब IO के पास इकट्ठा होता जा रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। प्री टिक लगाना। अगर पूछा जाए अन्वेषण का उद्देश्य तो आप टिक लगाओगे साक्ष्यों को एकत्रित करना। अब आइयो अपने ऑफिस में बैठकर, थाने पर बैठकर एक ज्योग्राफिकल मैप बनाएगा, भौगोलिक मानचित्र, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और उस ज्योग्राफिकल मैप पर, भौगोलिक मानचित्र पर घटना कहाँ हुई है उसको प्लॉट करेगा, इंगित करेगा। आरोपी कहाँ रहता है, आरोपी के गवाह कहाँ रहते हैं, अभियुक्त कहाँ रहता है, अभियुक्त के गवाह कहाँ रहते हैं। और इसके साथ साथ घटना स्थल के इर्द गिर्द और क्या क्या चीजें हैं, घटना स्थल के आसपास और कौन कौन से लोगों के मकान हैं, घर हैं, ऑफिस है, दुकान है, उनको भी इंगित करेगा। और आईओ को ये कहा गया कि ये पता लगाइए आप कि जो घटना घटी है उसके आसपास क्या ऐसा भी व्यक्ति है, कोई ऐसे भी व्यक्ति का घर है, निवास स्थान है, दुकान है, मकान है, जिसके नाम को न तो अभियुक्त व्यक्ति ने लिया है और जिसके नाम को न तो पीड़ित ने लिया है। जब घटना घटी होगी वो भी तो कुछ देखा होगा, सुना होगा, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? तो आईओ को कहा गया कि आप उनका बयान जरूर लीजिए, क्योंकि वो है निष्पक्ष, वो है स्वतंत्र। तो आईओ को कहा गया उस व्यक्ति के बयान को जरूर लीजिए जो घटना के इर्द गिर्द रहते हैं और उनके नाम का जिक्र न तो अभियुक्त ने किया है और न उनके नाम का जिक्र पीड़ित ने किया है। तो वो जो बयान देंगे उनका नाम होगा IW, इंडिपेंडेंट विटनेसेस, स्वतंत्र गवाह। एक होगा तो IW1, दो होगा तो IW2, तीन होगा तो IW3, चार होगा तो IW4। ठीक है? सर एक डाउट था। हाँ बोलो 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 भाई। सर आईओ किसी भी पर्सन को कंपेल कर सकता है, मतलब आईडब्ल्यू बनने के लिए? क्या चीज? सर आईओ किसी भी मतलब पर्सन को आईडब्ल्यू बनने के लिए कंपेल कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दबाव डाल के थोड़ी नहीं बयान लोगे। मान लो कहता मैंने तो कुछ नहीं देखा, तो फिर देखो जो भी बयान होता है वो मजिस्ट्रेट दबाव दे के ले सकता है। किस सेक्शन में? मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, चाहे उस मुकदमे से उसका लेना देना हो, चाहे लेना देना ना हो, किस धारा में अपने सामने उपस्थित होने के लिए कह सकता है। सेक्शन 44। क्या पूछा? सेक्शन 44 में सर। 34, 44। 54। एक बार जरा सब लोग फिर से याद कर लो। 311 CRPC के सेक्शन 311 में ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट किसी को भी फोर्सली अपने सामने बुला सकता है, बयान देने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन आईओ नहीं। आईओ नहीं। वो व्यक्ति अपने बचाव में मजिस्ट्रेट से ये नहीं कहेगा मेरा तो कुछ लेना देना नहीं, आपने मुझे क्यों बुला लिया। ये मजिस्ट्रेट को पावर कहाँ दिया गया है? 311 में। बताया तो था हमने ना, आदित्य भूल क्यों जाते हो? पढ़ो 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, जब पढ़ोगे तब। ऐसा थोड़ी नहीं है कि देखो हम आप लोग को तो डायरेक्ट क्लास लेना शुरू कर देते हैं। 8 बजाने 8 बजे हम क्लास शुरू कर देते हैं। जब अनअकैडमी पे क्लास लेते हैं तो 6-7 मिनट कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पर डे 6 आवर्स की स्टडी।
हम ये बोलते हैं कि जो सर पढ़ाते हैं उससे केवल आपको होगा पॉसिबिलिटी सिलेक्शन होने का। देखो आप लोग को भी बोल के सुना देते हैं, ठीक है विजय, आप भी सुन लो। अब विजय, आप अनअकैडमी की 12 बजे वाली क्लास क्यों नहीं कर लेते? अगर बिजी रहते तो रात में कर लिया करो। सर मैं ड्यूटी पे रहता हूँ ना। नहीं तो अभी कर लो, अभी जब खाली होते हो तब कर लो, रिकॉर्डेड रहती है। ओके उसमें सर। उसमें आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को लोड करना है। अगर ओके उसमें सर। आपको लोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे पूजा सीतापुर है, उनको मालूम है, आदित्य को मालूम है, पूजा प्रजापति को मालूम है, पल्लवी आप भी तो करती है ना क्लास, इनको भी यस मालूम सर। है। तो इन लोग से सब, आप लोग के ग्रुप में नंबर सबका है, ये बात करके उसको कर लीजिए। अमन आप भी किया करिए। जो दिन में 12 बजे क्लास चलती है अनअकैडमी जुडिशरी पर, जी सर। वो फ्री ऑफ कास्ट क्लास होती है, वो हम आप लोग के लिए सब अलाउ हैं आप लोग, ठीक जी है। सर। 12 बजे, और उसका तरीका है कि अनअकैडमी ऐप को आपको अपने सिस्टम पर लेना पड़ेगा। जैसे आज हमने वहाँ पर पढ़ाया है आईपीसी का धारा 503 से 511, उसको पढ़ डालो। और कल वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा, संविधान का कल वहाँ पे टेस्ट होगा 1 घंटे का, 12 बजे से 1 बजे। गरिमा, गरिमा इटावा, आवाज़ आ रही है गरिमा आपको? पूजा आप क्यों नहीं जुड़ती? पूजा प्रजापति क्यों नहीं जुड़ती? जुड़ा करो, ठीक है, उससे फ़ायदा। तो देखो वहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि जो स्टूडेंट अनअकैडमी जुडिशरी पर सर की क्लास को रेगुलर करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, ऐसे स्टूडेंटों के सिलेक्शन होने की केवल पॉसिबिलिटीज़ होती है, गारंटी नहीं। आप लोग के लिए क्या है, जो स्टूडेंट इस समय हमारे साथ जुड़े हैं आप लोगों के सिलेक्शन की केवल पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ये पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी में बदल जाए, तो निश्चितता में, इसका क्या तरीका है, क्लास को अटेंड करो, रिकॉर्डेड जो क्लास है इसको आप सुनो 1 बार 2 बार, और इसके बाद कम से कम 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी। आप चाहे शुरू में अगर दिक्कत हो रही है 3 घंटा करो, जैसे मान लीजिए विजय आप जॉब करते हैं तो आप 3 ही घंटा पढ़ो सेल्फ स्टडी। जिसके पास कोई काम नहीं है वो दिन भर 5-6 घंटा पढ़े, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। आप लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर परचेज करिए मार्केट से, और जो जो पेपर होता जाए उसको सॉल्व करिए। तो सर के रेगुलर क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो प्लस सेल्फ स्टडी प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर आप इतना काम रेगुलर करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर्टेनिटी, सुनिश्चित। अगर केवल आपने ये सोचा सर को ज्वाइन कर लिया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भ्रम में मत रहना। सर केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो सर क्या करेंगे? और उस रास्ते पे चलने का तरीका क्या है, कैसे चलोगे उस रास्ते पे? सेल्फ स्टडी, 2 घंटा शुरू में पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। जिसके पास काम है वो काम करके तब निकाले टाइम, जिसके पास काम नहीं है वो ज़्यादा पढ़े, और प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, तब होगा पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी। विजय समझ में आ रहा है? आप जॉब करते हैं, जो भी समय निकले उस दिन टाइम निकालिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे। श्योर सर। जैसे आप लोग कोई छोटा बच्चा है, उसको कौन सा सिखाता है चलना? शुरू में जब तक 7-8 महीने का रहता है तब तक माँ उसकी खूब मालिश आलिश कर देती है, उसके बाद वो खुद को कोशिश करता है, अल्टा पल्टी, गिरा, खोपड़ी चोट लगी। कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बिस्तर पर से न गिरा हो, हल्दी हल्दी उसके सर पे न लगी हो।
आपके भी लगी, आपके ऊपर वालों को भी लगी है, वो आपके जो बच्चे हैं उनको भी लगी है। फिर थोड़ा थोड़ा हुआ, पकड़ अकड़ के चलना शुरू किया, फिर गिरा, कभी कुर्सी से गिरा, कभी कहीं से गिरा। चलते चलते फिर इतना अच्छा हो गया कि आप लोग की तरह हो गया, खूब चल रहा है। तो अगर वो कोशिश ना करता तब, अगर माँ ने उसको 6-7 महीने 8 महीने मालिश कर दिया और वो बच्चा कोशिश ना करे, चुपचाप लेटा रहे, तो कब चलना सीखेगा? तो बस आपकी हम 7-8 महीना मालिश करते हैं बस। बाकी अगर आप कोशिश करोगे, गिरोगे, चोट लगेगी, तभी आप सीखोगे। और कहीं आपने ये सोचा कि सर हमको उंगली पकड़ के ले जाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड तक बैठा देंगे, ये भ्रम मत रखना, क्योंकि हम वाले सर नहीं है कि झूठी बातें बताएं। अब समझ में आ गया सबको कि सर क्या बताना चाह रहे हैं? सर हाँ, इसीलिए कल पूजा को हमने फ़ोन करने के लिए बोला, इनको समझाया, ये थोड़ा भटक गई थी, एलएलएम करने जा रही थी। तो आप लोग चुपचाप, जिसके पास कोई काम नहीं, अगर वो 10 घंटा पढ़ सके 10 घंटा पढ़ो, और जिसके पास काम है वो 4 से 5 घंटा निकाले। और इतना करोगे तभी आपका देखोगे आप फाइटिंग कर पाओगे कंपटीशन में। और अगर आप नहीं करोगे तो न प्री निकलेगी, न मेंस निकलेगा, न इंटरव्यू निकलेगा। पता चलेगा प्री में ही आप फेलोर हो गए, प्री क्वालिफाई के तो मेंस में निकाल दिए जाओगे बाहर। इसलिए ये ध्यान रखिएगा अब, ठीक है? ये रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आईओ अपने ऑफिस में थाने पर बैठेगा और जोग्राफिकल मैप प्लाट करेगा, और जोग्राफिकल मैप में देखेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो घटना के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके नाम का उल्लेख न तो विक्टिम ने किया है और न तो एक्यूज ने। उनके बयान को लिखेगा IW, और उनका बयान की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उनका साक्षिक मूल्य, एविडेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा। हाँ, अब देखिए आईओ के पास जितने भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए, FIR की कॉपी, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, इंजरी रिपोर्ट, PW के स्टेटमेंट, PW1 के स्टेटमेंट, DW के स्टेटमेंट, DW1 के स्टेटमेंट, IW के स्टेटमेंट, IW1 के स्टेटमेंट। अब इन सब के आधार पर उसको ये डिसाइड करना है कि मैंने जो जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, मैंने जो जो साक्ष्य एकत्रित किए हैं, क्या वो साक्ष्य कोर्ट में मुकदमा चलने के लिए सफिशिएंट हैं या सफिशिएंट नहीं है? क्या ये साक्ष्य पर्याप्त है मुकदमा चलने के लिए या पर्याप्त नहीं है? आईओ को दो बातों को आंसर देना है कि जो मैंने इकट्ठा किया है वो एविडेंस चलने लायक नहीं है। अगर आईओ को लगता है कि नहीं है, तब आईओ CRPC के सेक्शन 169 में फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, जिसको मीडिया कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। आईओ क्या करता है, फाइनल रिपोर्ट लगा देता है और उसमें लिखता है कि मेरे द्वारा जो अन्वेषण किया गया उसमें अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा है, ये मुकदमा चलने लायक नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से ये अनुरोध है इस मामले को समाप्त करने का आदेश पारित कर। 169। दूसरी ओर अगर आईओ को लगता है कि नहीं, जो मैंने इकट्ठा किया है वो पर्याप्त है, कोर्ट पे चलने लायक है, तब आईओ CRPC के सेक्शन 170 धारा 170 में लगाता है चार्जशीट। चार्जशीट को बोला जाता है आरोप पत्र। और एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो आईओ है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा फाइनल रिपोर्ट आधा चार्जशीट, ऐसा कभी नहीं। या तो फाइनल रिपोर्ट या तो चार्जशीट, एक ही लगाएगा, दोनों नहीं लगाएगा, ना मिक्सचर लगाएगा। और जो वो लगाएगा वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा
और जो मजिस्ट्रेट को भेजेगा उस सेक्शन का नाम है 173 सब क्लास 2, धारा 173 का उपखंड 2। उप 173 सब क्लास 2 में फाइनल रिपोर्ट भी जाएगी अगर लगती है, और चार्जशीट लगेगी तो भी भेजने वाली धारा है 173 सब क्लास 2, और उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। जब आईओ अपना केस डायरी मजिस्ट्रेट को भेज देता है तो केस डायरी का नाम बदल जाता है और वो कहलाता है अब पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अमन समझ में आ रहा है? जी सर। जैसे किसी लड़की की शादी हो गई तो शादी के बाद अब वो क्या कहलाएगी? श्रीमती, मैरिड, हाँ जी सर। मिसेस। पहले थे मिस, अब हो गई मिसेस। तो जब तक चार्जशीट रहती, जब तक केस डायरी रहती है पुलिस के पास, तब तक केस डायरी, और जब मजिस्ट्रेट के पास वही केस डायरी पहुंच गई तो उसका नाम हो गया पुलिस रिपोर्ट। दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन केस डायरी एंड पुलिस रिपोर्ट। ये जान लीजिए स्टूडेंट बता नहीं पाता इंटरव्यू में, जब पूछा जाता है केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट में क्या अंतर है तो दाएं बाएं बताता है, सही से नहीं बता पाता। अब देखो अगर मजिस्ट्रेट के पास फाइनल रिपोर्ट पहुंची तब क्या होगा, चार्जशीट पहुंचा तब क्या होगा। जब मजिस्ट्रेट के पास फाइनल रिपोर्ट आए तो मजिस्ट्रेट को यह कहा गया कि फाइनल रिपोर्ट जब आपके पास आए आप विक्टिम को बुलाइए, पीड़ित जिसने थाने पर एफआईआर की। ध्यान समझते चलो, विक्टिम को बुलाइए जिसने थाने पर एफआईआर किया था। यह जोड़ा गया है 2008 के संशोधन द्वारा सीआरपीसी में, और विक्टिम को आना ही आना पड़ेगा। अगर विक्टिम नहीं आता है तो उसको वारंट के थ्रू, एनबीडब्ल्यू के थ्रू बुलाया जाएगा, पकड़ा जाएगा। अब देखो जो विक्टिम है, पीड़ित है, जब मजिस्ट्रेट के सामने आएगा तो मजिस्ट्रेट उससे कहेगा कि जो आपने थाने पर एफआईआर लिखवाई थी उसका अन्वेषण करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आईओ के द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है, यानी आपके मामले को आईओ ने ख़त्म कर दिया, झूठा साबित कर दिया है। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? अगर विक्टिम कहता है मुझे पुलिस रिपोर्ट मंजूर है, मुझे पुलिस रिपोर्ट मंजूर है, मुझे आगे कुछ नहीं करना है, तब मजिस्ट्रेट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, उस मुकदमे को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर पीड़ित व्यक्ति कहता है कि जो फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट ने लगाई है मुझे मंजूर नहीं है, अगर पीड़ित व्यक्ति कहता है कि आईओ के द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है मुझे मंजूर नहीं है, तो मजिस्ट्रेट कहता है इसको लिख कर दीजिए एप्लीकेशन के फॉर्म में। तो जो वो एप्लीकेशन के फॉर्म में लिख कर देता है उसको कहते हैं प्रोटेस्ट एप्लीकेशन। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन हिंदी में कहते हैं अभ्यावर्धन प्रार्थना पत्र। अभ्यावर्धन प्रार्थना पत्र, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन। और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देते ही केस स्टार्ट, और जो ये केस होगा कंप्लेंट केस। अब ये जो एफआईआर वाला मैटर था कन्वर्ट कर दिया जाए कंप्लेंट केस। कल हमने आप लोग को बताया था ना 200 में सीआरपीसी के सेक्शन 200 में स्टेटमेंट। अब वही पीड़ित व्यक्ति का बयान धारा 200 में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे। ये तो तब होगा जब आईओ ने लगाया फाइनल रिपोर्ट, आईओ ने चार्जशीट लगाया, आरोप पत्र लगाया। तो चार्जशीट लगाने पर मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट की जांच करता है। इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या है? सेकेंड स्टेजेस ऑफ द क्राइम। क्राइम का फर्स्ट स्टेजेस है इन्वेस्टिगेशन,
सेकेंड स्टेजेस है जांच। जांच में मजिस्ट्रेट को ये देखना है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राइम एफएसआई बन रहा है। आईओ के कहने से नहीं, मैं देखूंगा क्या अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दो बातें हैं, या तो मजिस्ट्रेट को एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्राइम एफएसआई बनता नजर आएगा या तो नहीं बनता नजर आएगा। अगर नहीं बनता नजर आया तो मजिस्ट्रेट लगा देगा, मजिस्ट्रेट कर देगा डिस्चार्ज। जब आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनेगा तो मजिस्ट्रेट उसको कर देगा उन्मोचित, डिस्चार्ज, कि कोई मामला नहीं बन रहा, आप अपने घर जाइए। अगर मामला बन रहा है प्राइम एफएसआई, तब मजिस्ट्रेट फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, अब मजिस्ट्रेट आरोप लगाएगा, आरोप लगाएगा, चार्जेस लगाएगा। इसकी 3 कॉपी बनाएगा मजिस्ट्रेट, एक कॉपी अपने पास रख लेगा ओरिजिनल, एक कॉपी सरकारी वकील को, एक प्राइवेट वकील को दे देगा। और प्राइवेट एडवोकेट को देने के बाद एक्यूज पर्सन से ये कहेगा कि मैंने आपके खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं क्या आप उसे स्वीकार करते हैं या आप इनकार करते हैं। और स्वीकार करेंगे तो आपको केवल हम दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इनकार करते हैं तो आगे मुकदमा चलेगा। अब अगर अभियुक्त व्यक्ति कहता है कि नहीं, जो आपने चार्जेस लगाए मुझे मंजूर है, तो इसको कहते हैं कन्फेशन। अब मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया, दंड दे के मुकदमा खत्म। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन कहता है कि नहीं, मैं अपना डिफेंस करूंगा, मैं अपना बचाव लाऊंगा, मैं मुकदमा लड़ना चाहता हूं, देन ट्रायल स्टार्ट, तब विचारण स्टार्ट, जिसको कहते हैं थर्ड स्टेजेस ऑफ द क्राइम। ठीक, चलो डियर स्टूडेंट, आप लोग को सब बातें बता दी गई। अब कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्या करना, आप लोग ध्यान से सुनो। अभी हम आप लोग को ये भेज के तभी उठेंगे क्लास। जब क्लास आप लोग को जाती है तो 10 मिनट के बाद खुलता है, तुरंत खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, वो अपलोड होता रहता है। तो जब क्लास आप लोग को मिला करे तो कोशिश करिए 5 से 6 मिनट के बाद उसको लिंक को दबाएंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, तो जब आप फ्री होइए, अभी आपको अगर खाना खाना हो खाना खाइए, जो काम हो करिए, जब आप पढ़ने बैठिए तब इस वीडियो को चला लीजिएगा, अपनी कॉपी को सामने रख लीजिएगा और इसको ये सुनने की कोशिश करिएगा कि सर ने क्या बताया। और इसको तब तक सुनिए जब तक कि आपको पूर्ण रूप से क्लियर ना हो जाए। और ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि कंप्यूटर का स्पेस भर जाता है तो हमको वीडियो को हटाना पड़ता है। तो आप लोग 72 आवर के अंदर अंदर वीडियो को कोशिश किया करिए, 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया करिए, क्योंकि जब स्पेस ख़त्म हो जाता है, भर जाता है, तो नया वीडियो फिर उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं होता। तो हमको स्पेस खाली करना पड़ता है। तभी 1-2 दिन तो नहीं खाली होगा, लेकिन आप लोग 72 घंटे के अंदर अंदर इस काम को कंप्लीट कर लिया करें। ठीक है, कल आप लोग को पढ़ाया जाएगा ट्रायल, धारा 225 से 265, 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। ठीक है, सर ये जो बीच में धाराएं छूटती हैं इसको कैसे मैनेज करें? कौन से? जैसे भी आप, जैसे आपने सीआरपीसी में सेक्शन 2 पढ़ाया, उसके बाद फिर पहले 21 से स्टार्ट जितना किया बस जो सेक्शन टच हो रहा है बस इतने आपको कंप्लीट करना है। ओके सर। जो सेक्शन आपको कराया गया है बस उसी को आप कमांड करिए। ठीक है, और जब कमांड हो जाएगा तो अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्या पढ़ लेना। ओके सर। ठीक है, जैसे आप डिनर में जाते हो, कहीं दावत आवत में खाना खा लेते हो ना,
तो अगर पेट में जगह रहती तो 1 कुल्हड़ दूध भी पी लेते हो। अब पता चला आपने खूब खा लिया, 1 कुल्हड़ दूध भी पी लिया, तो घर आने के बाद क्या दशा होती है आप लोग जानते हो। तो अभी केवल डिनर खाइए, ठीक है। ओके सर। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।